हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट पे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। जीव जगत में 8.1 इकाई है जीव क्या है। जीव क्या है उसमें हमें जीव के कुछ लाक्षणिक गुण बताए गए हैं, जैसे कि वृद्धि, जनन, उपापचय क्रियाएं, चेतना इत्यादि। सबसे पहले हम देखते हैं कि वृद्धि। वृद्धि कौन सा गुण है जीवों का। वृद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए, आंतरिक वृद्धि या बाह्य वृद्धि। तो इसमें बाह्य वृद्धि तो निर्जीवों में भी हो सकती है। जैसे किसी मिट्टी की सतह है, उस पर और मिट्टी की परतें चढ़ती जाएगी तो वो बाह्य वृद्धि है। तो उस प्रकार की वृद्धि तो निर्जीवों में भी हो सकती है। परंतु अगर किसी जीव के अंदर से वृद्धि हो रही है तो वह जीवों में आंतरिक वृद्धि जो गुण है वह गुण कौन सा है, सजीवों का गुण है जनन। जनन हम देखते हैं कि सभी प्रकार के जो जीव लैंगिक या अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। उपापचय क्रियाएं, उनमें केमिकली और बायोलॉजिकली जो भी क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं उस श्रेणी में आती है और वो उनका विलाक्षणिक गुण है। चेतना, किसी भी बाह्य उद्दीपन के प्रति, वो बाह्य पर्यावरणीय हो, कृत्रिम हो, मानव प्रेरित किसी भी प्रकार का उद्दीपन हो, उसके प्रति जो क्रिया दर्शाई जाती है, जो उनकी बुद्धि को प्रदर्शित करती है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, चौथी कैटेगरी में चेतना में आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जीव जगत में विविधता 1.2। जीव जगत में विविधता में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और वही उसी नाम से सारे जीव में जाना जाता है। उस प्रक्रिया को नाम पत्ती कहते हैं। नाम पत्ती में जीवों का वर्णन सही हो तो हमें यह पहचानना आसान होता है कि जीव किस प्रजाति का है, किस जाति का है, किस वंश का है। तो नाम पद्धति, नाम पद्धति, नाम पद्धति में हम क्या पढ़ते हैं। नाम पद्धति में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी जीव का नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रथम जो शब्द होता है वह शब्द उसकी जाति को दर्शाता है और द्वितीय जो शब्द होता है वह शब्द उसके वंश को दर्शाता है। नाम पद्धति, नाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम हमें नाम पद्धति से अवगत करवाया। कैरोलस लीनियस ये मानव नाम पद्धति के जनक है। मानव नाम पद्धति, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका है। मेंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। तो मेंजिफेरा तो उसकी जाति हो गई और इंडिका हो गया उसका वंश। प्रथम पद जाति को तथा दूसरा पद वंश को बताता है। इसे द्विनाम पद्धति बोला जाता है। द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम होते हैं। द्विनाम पद्धति लिखने के कुछ नियम होते हैं। सॉरी गाइस, अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम का होता है तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। पहला शब्द तो होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा शब्द जो होता है वो जाति को प्रदर्शित करता है। पहला शब्द वंश का तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखे होते हैं और ये तिरछे लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, इन्हें लैटिन भाषा में का ही व्युत्पन्न समझा जाता है। तो नाम पद्धति को लिखने के 4 नियम बताए गए हैं। नाम पद्धति को लिखने के 4 नियम बताए गए, जिनमें से पहला नियम तो ये है कि जैविक उनका लैटिनीकरण हुआ होता है। मोटे तौर पे समझा जाए तो उन्हें तिरछे शब्दों में लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, चाहे उनका उद्भव कहीं से भी हुआ हो। अब ऐसा करने के पीछे भी एक कारण है
कि पूरा जितना भी इतना बड़ा वर्ल्ड है उसमें एक भाषा को चुना गया, लैटिन भाषा को, ताकि वो कहीं भी जाए तो वो नाम सेम ही रहे। अब मेंजिफेरा इंडिका नाम है, अब यही नाम आम का इंडिया में चल रहा है, यही अफ्रीका में है, यही अमेरिका में है, मेंजिफेरा इंडिका। जैविक नाम में पहला नाम वंश नाम होता है तथा दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। पहला नाम वंश और दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखा जाता है तो दोनों को रेखांकित कर तथा छपाई में तिरछा लिखा जाना चाहिए। पहला अक्षर जो वंश को बताता है वह बड़ा होना चाहिए तथा जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। और हम इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया ये, और एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सबको पता है मानव नाम है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। तो होमो तो हो गया, इसमें वंश को पहला पद जो होगा वंश को बताएगा, और दूसरा सेपियंस हो गया इसकी जाति, स्पीसीज जो हमें मिली है उद्विकास से, जाति स्पीसीज इसकी सेपियंस। ठीक है गाइस, इस प्रकार हमने वंश नाम पद्धति को पढ़ा, जिसका वर्णन हमें सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने करा था। इज इट क्लियर गाइस? आई होप सो इट इज क्लियर। गाइस, अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। वर्गीकरण पद्धति को सिस्टेमेटिक्स शब्द से जाना जाता है। सिस्टेमेटिक शब्द कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? सिस्टेमा शब्द से। सिस्टेमा एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था। अब हम समझेंगे इसके अंतर्गत क्या हो रहा है। देखो, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास से संबंध का भी ध्यान रखा गया है। कैरोलस लिनियस ने जो उनकी जो बुक थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा शब्द सिस्टम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, और सिस्टेमा शब्द से ही सिस्टेमेटिक्स बना है। इज इट क्लियर गाइज? आई होप इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है 1.3 वर्गीकी सहवर्ग। वर्गीकी सहवर्ग में हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण हम जो कर रहे हैं उसके पद क्या क्या है। वर्गीकरण जो हमने स्टार्ट किया है, जो हम जीव को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उसमें उसके वर्ग क्या क्या हैं। कुल 7 वर्ग होते हैं। सबसे छोटा वर्ग जाति होता है, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, और सबसे बड़ा 7वां पद होता है जगत का। गाइस, हमारे वर्गीकरण के जो 7 पद है, जो वर्गीकी सहवर्ग है, 7 सहवर्ग है, वो हमारे सामने इस प्रकार है। सबसे छोटा वर्गीकी सहवर्ग होता है जाति। जाति मतलब स्पीसीज। उसके बाद में वंश, वंश मतलब जीनस। यहाँ पे लिख देते हैं हम इनके आगे जीनस। और कुल, कुल मतलब फैमिली। फैमिली के बाद में 4th वर्गीकी सहवर्ग हमारे सामने है गण, ऑर्डर। 5th वर्ग सहवर्ग, जो वर्गीकी सहवर्ग जिसका नाम है वर्ग, क्लास।
उस क्लास से ऊपर होता है फाइलम या डिवीजन, जिसे संघ या भाग भी कहते हैं। और सबसे बड़ा जो वर्गीय संवर्ग होता है वो होता है किंगडम या जगत। जैसे हम पढ़ते हैं पादप जगत या फिर जीव जगत, जंतु जगत, इस प्रकार। और वर्गीय का संवर्ग की सबसे छोटी इकाई होती है जाति, स्पीसीज। अब हम पढ़ेंगे जाति। जाति स्पीसीज। स्पीसीज में मौलिक समानता होती है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहा जाता है। विभिन्न जीवों जिनके आकारिकी गुण समान हो उनको वर्गीय रूप से एक जाति के रूप में रखा जाता है। जो आकारिकी रूप से समान होते हैं और आपस में जनन करते हैं उन जीवों के समूह को एक जाति के रूप में रखा जाता है। ठीक है। जाति जिस प्रकार पेंथेरा, सोलेनम वंश में नाइग्रिम और मेलेंजेला जाति है। मनुष्य की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है। जिस प्रकार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो जाति क्या हुई? इस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हो गई जाति। और जाति में होमो सेपियंस, सेपियंस क्या हो गई? मनुष्य की जाति। अब हम पढ़ रहे हैं जाति के बाद में वंश। समान प्रकार की जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती है। समान प्रकार की जातियों का समूह मिलकर वंश को बनाता है और समान प्रकार के वंशों का समूह मिलकर कुल को बनाता है और समान प्रकार के कुलों का समूह मिलकर गण को बनाते हैं। गण आपस में मिलकर वर्ग को बनाते हैं और विभिन्न वर्ग आपस में मिलकर संघ को बनाते हैं और विभिन्न संघों का समूह अंत में एक किंगडम बन जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं वंश जीनस। वंश जीनस में वंश से संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश से स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ स्थित स्पीसीज का एक समूह है। समीपस्थ स्थित स्पीसीजों का समूह वंश कहलाता है। वंश मतलब जातियों का समूह। जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, इन तीनों की जाति अलग है। आलू, टमाटर, बैंगन, इन तीनों की जाति अलग है परंतु इनका वंश समान है। ये एक वंश में आती है, सोलेनम वंश में। पेंथेरा लियो और पेंथेरा टाइग्रिस। पेंथेरा लियो तो होता है शेर और पेंथेरा टाइग्रिस होता है बाघ। इन दोनों की जाति अलग है, लियो और टाइग्रिस, पर इनका जो समूह है वो समान है। जो इनका वंश है वो समान है, पेंथेरा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ये दूसरे वर्ग फेलिस जिससे बिल्ली आती है उससे भिन्न है। बिल्ली कौन से वंश से आती है? फेलिस से आती है। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? पेंथेरा लियो एंड पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा वंश पढ़ रहे हैं। और फेलिस जो अलग वंश है उससे बिल्ली आती है। अब हम तीसरा वर्गीय की संवर्ग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा वर्गीय की संवर्ग है। तीसरा वर्गीय की संवर्ग हमारे सामने है कुल अथवा फैमिली। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे वंश आपस में मिलकर एक कुल का निर्माण करेंगे। जो भी समीपस्थ निकट जो समानता वाले वंश होंगे वो आपस में मिलकर कुल का निर्माण करेंगे। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक और जनन गुण है। जैसे कि पादपों में 3 वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये अलग अलग वंश है परंतु इनका कुल एक है, सोलेनेसी। किसी भी कुल पादप कुल के पीछे हम एसी प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। एसी मतलब फैमिली। जबकि प्राणी वंश पेंथेरा जिसमें शेर, बाघ और चीता आते हैं को फेलिस कुल में रखते हैं, जिसमें फेलिडी कुल में रखा जाता है, जिसमें फेलिस वंश अभी हमने पढ़ा था। बिल्ली का वंश जो है वो फेलिस वंश है। तो इन तीनों को फेलिडी कुल में रखा जाता है। इसी प्रकार यदि आप कुत्ते और बिल्ली के लक्षणों को देखें तो इसमें कुछ समानता और कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती है। तो इन्हें कैनिडी और फेलिडी कुल में रखा जाता है। कुत्ते का तो हो जाएगा कैनिडी और बिल्ली का हो जाएगा फेलिडी।
और पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस का भी हो जाएगा फेलिडी। और बिल्ली का कुल तो है फेलिडी कुल और वंश है फेलिस वंश। और कुत्ते का कुल जो है वो हो जाएगा कैनिडी कुल। अब चौथा हम पढ़ेंगे गण या ऑर्डर। गण या ऑर्डर में करो। फोर्थ हम पढ़ रहे हैं गण या ऑर्डर। गण मान लगाना। हाँ गाइस, फोर्थ हम पढ़ रहे हैं गण या ऑर्डर। गण या ऑर्डर जो है वो गण या ऑर्डर जो होते हैं वो होता है कुलों का जो समूह है, जो आपस में निकट जो कुलों का जो समूह होता है उसे गण या ऑर्डर कहते हैं। इसमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं और एक जैसे लक्षण जैसे कुलों को गण में रखा जाता है। कुलों के समूह को ही गण कहते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉर्नवॉल्वेसी और सोलेनेसी को पॉलीथोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में कैनिडी तथा फेलिडी कुल में रखा गया है। कार्निवोरा गण में कैनिडी तथा फेलिडी कुलों को रखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ग क्लास, जो कि हमारा फिफ्थ पांचवा वर्गी की वर्ग है। गण के बाद में हम पढ़ेंगे पांचवा वर्गी के सवर्ग हमारा क्लास है। क्लास में क्या पढ़ेंगे कि इसमें संबंधित गण आते हैं। जो संबंधित गणों का जो समूह होता है, जो संबंधित गणों का जो समूह होता है वो होता है मिलके बनाता है क्लास। क्लास में क्या, क्लास का एग्जाम्पल्स जैसे कि कार्निवोरा गण और प्राइमेटा गण को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। मेमेलिया वर्ग में प्राइमेटा गण और कार्निवोरा गण को रखा गया है। प्राइमेटा गण में जिसमें बंदर, गुरिल्ला और गिब्बॉन आते हैं। कार्निवोरा गण में बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। इन्हें मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी शामिल होते हैं। सिक्स्थ है संघ या फाइलम, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। उन्हें संघ का निर्माण करा जाता है। इनमें कुछ समान गुणों जैसे कि एक समान नोटोकॉर्ड, परस्टी, खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ में एक समान लक्षण होते हैं को डिवीजन में रखा जाता है। हमारा लास्ट और फाइनल जो वर्गी के सवर्ग है वो है जगत या किंगडम। जगत या किंगडम में हम आपस में जो निकटवर्ती समानता वाले जो संघ होते हैं या फाइलम या डिवीजन होते हैं उसे मिलाकर क्या बनता है जगत। प्राणी जगत और जंतु जगत। और इसी प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी और स्तनधारी। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं प्राणी जगत में। अब हम चार चीजों के एग्जाम्पल, उनके नाम और उनके वर्गी की सवर्ग पढ़ रहे हैं। मानव, घरेलू मक्खी, आम और गेहूं। मानव होमोसेपियंस, घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका और आम मेंजिफेरा इंडिका और गेहूं टिट्रिकम एस्टिवम। तो जो मानव है, मानव में होमोसेपियंस है तो होमो तो क्या हो जाएगी उसकी, होमो तो हो जाएगा वंश नाम और सेपियंस क्या हो जाएगा जाति नाम। और वंश तो होमो है, कुल होमोनिडी है और गण प्राइमेटा गण है, वर्ग मेमेलिया है और संघ कोर्डेटा है। इसी प्रकार घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, तो इसका वंश नाम तो पहला नाम हो जाएगा वंश नाम मस्का और कुल है इसमें म्यूसिडी, गण है डिप्टेरा और वर्ग है इंसेक्टा और संघ है आर्थोपाडा। और मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका में पहला नाम वंश नाम मेंजिफेरा और जाति हो जाएगी इंडिका और कुल हो जाएगा एनाकार्डेसी, गण हेम्पिडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडीनी यानी द्विबीजपत्री में आता है ये। और संघ हम जैसे कि जानते हैं कि एंजियोस्पर्मी में आता है। गेहूं, गेहूं का नाम टिट्रिकम एस्टिवम है तो टिट्रिकम इसका वंश नाम हो जाएगा
और पोएसी, पोएसी इसका कुल है, और पोएल्स इसका गण है। मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री में आते हैं गेहूं, और एंजियोस्पर्म इसका संघ अथवा भाग हो जाएगा, डिवीजन अथवा फाइलम जिसे हम कहते हैं। अब हमारा ये वर्गीकी सहवर्ग वाला पॉइंट होता है खत्म। अब हमारा 1.4 चैप्टर का जो लास्ट हम कहते हैं अध्ययन बिंदु है, जिसे हम कह सकते हैं 1.4 चैप्टर का लास्ट अध्ययन बिंदु है वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन में उन चीजों को सम्मिलित किया जाता है जो हमें वर्गीकरण को पढ़ने में, वर्गीकरण को पहचानने में सहायता करते हैं, उन्हें वर्गीकी सहायता साधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब 1.4.1 है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम में किसी भी पादप नमूने को शीट पर, हर्बेरियम शीट पर दबाकर सुखाकर जो जानकारी एकत्रित की जाती है वो चीज हर्बेरियम के अंतर्गत आती है। तो वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य नामकरण के आधार पर व्यवस्थित करते हैं और इन्हें वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम को वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्रित करने की तिथि, उनका नाम तथा पौधों का इंग्लिश, स्थानीय और वैज्ञानिक नाम, कुल और एकत्रित करने वाले का नाम इत्यादि लिखा होता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उत्पन्न कराता है। ये लाइन एनसीईआरटी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध करवाता है। तत्काल संदर्भ तंत्र का मतलब हम ऐसे लेंगे कि एक हमें हर्बेरियम शीट से उससे कि तत्काल कितनी सारी उसकी जानकारियां मिलती है। तो तत्काल संदर्भ तंत्र कौन उपलब्ध करवाता है? हर्बेरियम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। 1.4.2 है बोटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान आपको नाम पता है, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है, प्रसिद्ध इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बोटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है। मैंने मेरे टाइम पे इन्हें कैसे याद करा था, बोटनिकल गार्डन है, बोटनी का जो गार्डन है वो है हावड़ा में, और जो नेशनल इंडियन बोटनिकल गार्डन है, इंडियन से तो हावड़ा को रिलेट किया था, और नेशनल से नोटी शब्द को याद करके कि नोटी बच्चा लखनऊ में रहता है, तो इस प्रकार मैंने याद किया था इनके नाम की ये कहाँ कहाँ पर है। 3 है गाइस, आप देख लेना अपनी बुक्स में। और 4.3 है संग्रहालय म्यूजियम। संग्रहालय म्यूजियम आपको पता ही है। और चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क आपको पता है गाइस, जिसमें मैं आपको क्या बताऊं। लास्ट हमारा 1.4.5 है कुंजी अथवा चाबी। ये जो हम जरूरी स्टडी करेंगे, कुंजी अथवा चाबी क्या जो चीज होती है। ये हमारा एक अन्य वर्गीकी सहायक साधन है। इसमें हम समानता और असमानता पर आधारित, मतलब ये दो विपर्यासी 1 और 2 या 1 या 0 अपोजिट पे काम करता है। दो विपर्यासी गुणों के समूह को हम इसमें शामिल करते हैं, जिसे हम कुंजी कहते हैं। ये कुंजी विपर्यासी लक्षणों अर्थात जोड़ों पर जिन्हें युग्मित के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी सहवर्ग जैसे कुल, वंश और जाति के लिए अलग वर्गीकी कुंजिकी की आवश्यकता होती है। कुंजी जिसे हम की बोलते हैं, वो अपोजिट वर्ड्स पर वर्क करती है। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे
मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटेलॉग। मोनोग्राफ में किसी एक ही टैक्सॉन की पूरी जानकारी दी होती है। कैटेलॉग सूची पत्र जिसमें हम केवल हेडिंग्स पढ़ेंगे। और नियम पुस्तिका उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न स्पीशीज को पहचानने में सहायता करती है। नियम पुस्तिका उस क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न स्पीशीज को पहचानने में सहायता करती है। और मोनोग्राफ में किसी भी टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। फ्लोरा पुस्तकों में आसपास के पौधों और उसके वास स्थानों की जानकारी होती है। किसी क्षेत्र विशेष के पौधों और उनके वास स्थानों की जानकारी होती है फ्लोरा पुस्तकों में। और मोनोग्राफ, मैनुअल, कैटलॉग और फ्लोरा पुस्तकें ये की के अलावा अन्य वर्गी की सूचना सहायक सामग्रियां हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।